तो बच्चों हम लोग फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स में चैप्टर नंबर 5 जो सीरीज चल रही है, आज हम चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर हम पूरा कंप्लीट करेंगे और जबरदस्त तरीके का ये वीडियो होने वाला है। कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा, बड़ा छोटा वीडियो है, करीबन 25-30 मिनट तक जाएगा। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कई बच्चों को होता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो आसानी है। तो आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर फ्री पीडीएफ का एक कोर्स है, इसके अंदर सारी पीडीएफ अनलॉक है, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, उसके स्टोर सेक्शन में जाना है और वहां पर फ्री पीडीएफ ले लेनी है। चलिए पढ़ाई को स्टार्ट कर लेते हैं। मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म में तो क्या होता है कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके पास अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्टिव का मतलब एक मैग्नेट लोहे को, आयरन को, कोबाल्ट को, इनको खींच सकता है। और डायरेक्टिव मतलब जब किसी चुंबक को, मैग्नेट को आप लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकता है, वो उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन कोबाल्ट, जैसा मैंने बताया, और दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। यही इसकी जो प्रॉपर्टी है दूसरे आयरन कोबाल्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने की, इसी वजह से इसी प्रॉपर्टी का नाम रखा जाता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म यही है, क्योंकि मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म की बात की जा रही तो मैग्नेटिज्म भी समझ में आना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट्स आयरन कोबाल्ट निकल, इनको वो अट्रैक्ट करते हैं तो ये इनकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि अगर इनको लटका दें और फ्री कर दें कि कहीं भी जाके रुक जाओ तो ये कहां रुकेंगे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। लाइक पोल्स रिपल करते हैं, हमेशा जो लाइक पोल्स हैं यानी कि साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन दिखाएंगे। और आपको ये तो मालूम ही है, लेकिन फिर भी अगर ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और यहां पर हम साउथ पोल है, मोनोपोल होते नहीं है तो पूरा चुंबक बना देते हैं, साउथ इधर तो नॉर्थ इधर और यहां पे साउथ इधर, तो ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन हो जाएगा। और कहीं चुंबक ऐसे रखा हुआ है जहां पर नॉर्थ और नॉर्थ पड़ गए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये रिपल्शन हो जाएगा, मतलब लाइक वाले रिपल करेंगे और अनलाइक वाले अट्रैक्शन करेंगे। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जो तो जैसा मैंने अभी बात की थी, ये आप किसी चुंबक को ना लेकर कितना भी काट दीजिए, जैसे ये नॉर्थ है साउथ है, आप इसको कट कर दीजिए तो ये नॉर्थ अलग नहीं होगा, ये जो बचेगा इतना हिस्सा यहां नॉर्थ के साथ साउथ बन जाएगा और इतना हिस्सा जो बचा है कटने के बाद साउथ के साथ नॉर्थ हो जाएगा। तो हमेशा आपको बाइपोलर या डाइपोल फॉर्म में आपको मैग्नेट मिलता है, अलग से नॉर्थ अलग से साउथ कभी नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखें, कितना भी काट दीजिए। मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है कि जो मैग्नेट होते हैं, जो चुंबक होते हैं, वो कुछ सब्सटेंसेस में मैग्नेटिज्म पैदा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कील को, या कोई कील समझ गए होंगे आप, उसको उसमें चिपका के थोड़ी देर रखिए तो छोटे मोटे हल्के चीजों को वो अट्रैक्ट करने लगती है। तो वो अपनी प्रॉपर्टी को दे देता है कुछ मटेरियल्स में कि थोड़ी देर के लिए तुम भी ले लो, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अब क्या होता है कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है उसी तरीके से इस पढ़ाई को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये पढ़ाई काफी आसान हो जाती है। तो किया क्या जाता है कि उसी तर्ज पर, देखिए मोनोपोल एग्जिस्ट तो करते नहीं है, मतलब नॉर्थ अलग साउथ नहीं मिलता है, लेकिन हम इस पढ़ाई को आसान करने के लिए हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल अलग से और साउथ पोल अलग से मिलेगा, फिर ये कूलाम्स लॉ जैसे चार्जेस के लिए था अलग बना देते हैं। क्योंकि चार्जेस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये अलग से मिलते हैं, स्टेबल होते हैं, मिलते हैं, लेकिन अलग से पोल नहीं मिलते, तो ये मानना पड़ता है हमको, जबरदस्ती होता नहीं है, जिससे पढ़ाई आसान रहे। तो यहां पर देखिए ये QM1 ये पोल स्ट्रेंथ है, QM2 दूसरे की पोल स्ट्रेंथ है, इनके बीच में कितना इस समय अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 इंटू QM2 अपॉन आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ लगा दिया, मैग्नेटिक फोर्स आप पता कर सकते हैं इस तरीके से। अब क्या रहता है, मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते थे तो इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल है। तो साउथ नॉर्थ इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम 12 ले लें तो हम जो इसकी वैल्यू होती है डायपोल मोमेंट की, उसको हम
पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L के बराबर लिखते हैं। अब ये तो है स्केलर क्वांटिटी और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो इसमें डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ किसका डायरेक्शन, एम का है। तो बार मैग्नेट अगर है, ये क्या दबा दिया, बार मैग्नेट है अगर, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, एम की वैल्यू QM इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल्स विच इज हियर 2L। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया इसका। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एज द पाथ अलोंग विच a unit north pole would tend to move if free to do so। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ये डेफिनेशन काफी मानी जाती है लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। इसमें ये कहते हैं कि नॉर्थ पोल अगर हम रख दें और जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने की कोशिश करेगा उसी के पाथ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अदरवाइज क्या बोला जाता है, जो बेहतर डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो स्मूथ कर्व्स होती हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, तो ये डायरेक्शन हो जाता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक स्मूथ कर्व है फॉर अगर आप एक किसी मैग्नेटिक फील्ड को पता करना हो किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए और मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये इमेजिनरी है, असल में ये होती नहीं है। माइकल फेरेडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि अगर हम पिक्टोरियल वे में डायग्राम बनाकर इसको समझ लें और कुछ रूल्स लगा दें जिसको प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया, तो हमें बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। तो ये चीजों को आसान करने के लिए है, असल में नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो चलिए, माइकल फेरेडे ने जो बोला वो एक्सेप्टेड है और वो कहानी बता रही है। क्लोज कर्व्स होती है। क्या होता है कि चुंबक के अंदर या मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल से, ऐसा बोलते हैं, वैसे तो ये क्लोज कर्व है तो कहीं से निकलने और बंद करने की तो बात नहीं, फिर भी आप समझे, तो ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल होते हुए अंदर तक ऐसे जाती हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इधर लेके जाएगी, तो ये क्लोज कर्व्स बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चर्चा थी हमारी प्लस माइनस की, वो क्लोज कर्व्स नहीं बनाती थी, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्लोज कर्व नहीं बताती थी, ये क्लोज कर्व बनाती हैं। ठीक है, ये क्लोज कर्व क्यों नहीं बनाती थी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड था। ये क्लोज कर्व बनाती है, ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होता। खैर, तो ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। स्टार्टेड एंड नॉर्मल टू दी सरफेस, किसी भी अगर मटेरियल से निकल रही है तो नॉर्मली ये उस मटेरियल के 90% से एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, इसकी बात कैसे कही जाती है कि अगर मान लीजिए कहीं नॉर्थ पोल रखा है, ये समझते हुए कि भाई ये मोनोपोल की बात की जा रही है, तो ये साउथ रख देना चाहिए, तभी अट्रैक्शन वाली फीलिंग दे पाएंगे। तो मैं इसको हटाता हूं और कोशिश करता हूं प्यार से साउथ पोल लिखने का। ये वाली नॉर्थ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए, मैं सपोज दिखाने के लिए नॉर्थ से साउथ तक जा रही है ऐसे, तो ये लेंथ वाइज क्या करती है, सिकुड़ती हैं। जब ये सिकुड़ेंगी तो नॉर्थ और साउथ पास आना चाहेगा, इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंथ वाइज, जो कि अट्रैक्शन वाले पोल्स को, अनलाइक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन को समझाता है। एक्सपैंड लेटरली, मतलब नॉर्थ के साथ अगर नॉर्थ लगा दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार की होती है ना, रफ फिगर है। अभी लेटरली का मतलब है ये आपस में एक दूसरे से एक्सपेंशन फील करती हैं लेटरली, यानी दूर होना चाहती हैं। जब दूर होना चाहेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ भागेंगे, तो ये रिपल्शन की प्रॉपर्टी को समझाता है। रिपल्शन भी लाइक होना चाहिए और इसमें अनलाइक होना चाहिए, उल्टा लिख दिया है, तो इसको सही कर लेना, ये अनलाइक ये लाइक। रिलेशन, रिलेटिव क्लोजनेस इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, ये देखिए जहां पर, तो अगर ये पास पास है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बड़ा हो जाएगा बनस्पत वहां से जहां रेयरर है, दूर दूर है। ये छठा नंबर। एट पोल्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, जो पोल्स पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, बाकी जगह भी होती है लेकिन पोल पर सबसे स्ट्रांग होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए।
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार, ये बार मैग्नेट के एक्सियल, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था आपने, तो इसकी एक्सियल पोजीशन पर किसी आर डिस्टेंस पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन शॉर्ट डायपोल के लिए जब आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू इसकी लेंथ से काफी छोटी हो, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है। ये तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, इसको आप पकड़े दिएगा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल में जो पढ़ा था उसी तरीके से। बढ़िया। अब अगर आप इक्वेटोरियल की बात करें, तो इक्वेटोरियल में देखिए, ये शॉर्ट डायपोल के लिए ये फॉर्मूला होता है बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज एम अपॉन आर क्यूब। ये जो माइनस साइन है वो ये बताता, ये माइनस साइन ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखिए इधर है, इसका इधर है। पहले वाले में यहां प्लस था, तो दोनों का डायरेक्शन, यहां पे जो एम का डायरेक्शन था साउथ से नॉर्थ, एम का इधर, और इधर भी बी का डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस है। यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस है। अब टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक एक आपने बार मैग्नेट रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, नेट फोर्स तो जीरो होता है इस पे। ध्यान रखिए, पूछा जाता है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई मैग्नेट रखते हैं तो नेट फोर्स विल बी जीरो, लेकिन टॉर्क होता है, टॉर्क इज नॉट जीरो, है ना, क्योंकि इस पे इक्वल एंड अपोजिट, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इस पे और इस पे दोनों पे फोर्स लग जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाती है m क्रॉस बी, तो ये m क्रॉस बी हो जाती है इसकी वैल्यू। अब टाउ की वैल्यू हो जाएगी जीरो, अगर थीटा हमारा जीरो होता है, थीटा जीरो है तो टॉर्क जीरो, क्योंकि एम बी साइन थीटा में थीटा जीरो तो टॉर्क जीरो। एम और बी पैरेलल होने चाहिए। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इससे काफी सवाल कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को आप रोटेट करते हो, मैग्नेटिक डायपोल को, तो कितनी वर्क डन आपको करना पड़ेगा, जो आप वर्क डन करेंगे वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो वैल्यू कितनी होती है, W इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। कई किताब में माइनस कॉमन लेके कॉस थीटा टू पहले लिखते हैं, तो उससे घबरा मत जाइएगा, है ना। तो ये वैल्यू हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, उसको लिखते हैं यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी, इसको भी याद रखिए। पोटेंशियल एनर्जी वो जितना आपका वर्कडन किसी रोटेशन में करना पड़ रहा है। अब ये स्पेशल केस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है जब m और b के बीच का एंगल जीरो, यानी दोनों पैरेलल हो। तो थीटा जीरो हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, उस समय पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है। थीटा अगर 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब थीटा 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है आपको। तो उस समय थीटा 180 है तो u की वैल्यू प्लस एम बी, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, अनस्टेबल पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और अनस्टेबल पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो कि प्लस एमबी के बराबर है। अब ये बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये भी बहुत आजकल ट्रेंड में है पूछे जाने का, तो इसको भी तैयारी बढ़िया रखिए। व्हेन आई इज पास थ्रू सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड से जब हम करंट को पास करते हैं तो सम सिमिलरिटीज बिटवीन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट आर सीन। सोलेनॉइड जिस तरह से बिहेव करता है और बार मैग्नेट के बीच में काफी सिमिलरिटीज देखी जाती है। देखें क्या क्या, ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि जैसे कि एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, उसी तरीके से सोलेनॉइड भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है अगर उसमें करंट पास की जा रही है तो। टू सोलेनॉइड शोड अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन, जैसे चुंबक बार मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करता है, उसी तरीके से दो सोलेनॉइड अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करते हैं। स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो दोनों की, सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट की, लगभग एक जैसी होती हैं। फार अवे, अगर आप दूर चले जाएं तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम मिलती है, डायरेक्शन भी। ये देखिए सोलेनॉइड के लिए बनाया हुआ है और ये बार मैग्नेट के लिए बनाया हुआ है, तो दोनों का एक्सियल पॉइंट पर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सेम मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन आपको मिलता है। तो ये क्या दिखाता है कि बार मैग्नेट सोलेनॉइड दोनों एक जैसा बिहेवियर रखते हैं। तो ये उसकी समानता है जो आपको मालूम होनी चाहिए।
गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब देखिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को लिखा जाता है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। इसका ये किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करती हैं उसके अनुसार ये गॉस लॉ लगाते हैं। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी अलग से आपको नॉर्थ पोल कभी नहीं मिलेगा, अलग से आपको साउथ पोल कभी नहीं मिलेगा। नॉर्थ और साउथ ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, आपको हमेशा नॉर्थ और साउथ ही एक साथ मिलेगा। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का एक इंपॉर्टेंट फिजिकल आउटकम है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को लेके ये एनसीईआरटी के अंदर टेबल दी गई थी, अक्सर इसमें से हर साल कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है। तो साई है मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी, ये सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, कहीं ये से लिखा हुआ है इज ए मेजर ऑफ हाउ ए मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स। एक मैग्नेटिक मटेरियल कैसा बिहेव करता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो सब्सटेबिलिटी, मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी उसको शो की वो चीज बताता है। तो तीन तरह के यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल लिए गए हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी है वो छोटी और निगेटिव होती है, -1 के बराबर या उससे बड़ी या 0 से छोटी। पैरामैग्नेटिक की स्मॉल पॉजिटिव नंबर और फेरोमैग्नेटिक की तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर 1000, 1500, 1600 और भी जाती है। रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो परमेबिलिटी की बात करें तो यहां पर बात की जाए म्यू आर, तो म्यू आर की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल और 1 से छोटी होती है। यहां म्यू आर की वैल्यू 1 से जरा सी बड़ी और काफी बड़ी। इसी तरह म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। फ्री स्पेस से बात कर रहे हैं परमेबिलिटी की, और म्यू इज मच मच ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको बेटा रिमेंबर कर लीजिए, या मैं लिख देता हूं याद कर लेना, क्योंकि इसमें से अक्सर आपको सवाल पूछे जाएंगे। एक रिलेशन होता है साई म्यू आर एंड म्यू में साई है मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी और ये किसी मीडियम की परमेबिलिटी। तो एक रिलेशन होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस साई। इस पे एक नंबर के सवाल आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। म्यू आर की वैल्यू म्यू अपॉन म्यू नॉट और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट 1 प्लस साई। ये तीनों इक्वेशन, तीनों फॉर्मूले आपके ध्यान में रहने चाहिए। अब क्या था कि जो माइकल फैराडे थे उन्होंने क्या देखा कि जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर्स उन्होंने पूरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो ये क्लासिफिकेशन है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो 3 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन माइकल फैराडे ने कर लिए। तो पहला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डायमैग्नेटिक, पैरा, फिर फेरो। ये क्या होता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप फिबल मैग्नेटाइजेशन। फिबल का मतलब होता है बहुत छोटा सा, कमजोर, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी जब आप किसी मैग्नेटाइजिंग मटेरियल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे यहां नॉर्थ और साउथ है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा आपने, उसके अंदर देखिए नॉर्थ और साउथ इस तरह बनेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड ये बी का डायरेक्शन था, इससे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो। ये देखिए साउथ इधर, नॉर्थ इधर, इस डायरेक्शन, ये इसके उल्टे डायरेक्शन में। और जो बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट वो काफी फेबल होगा, कमजोर होगा। कई किताबों में ये गलत बना रहता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सच सब्सटेंसेज आर फेबल रिपल्ड बाय मैग्नेट्स। अब ऐसे सब्सटेंसेस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेट्स उनको रिपल्शन देते हैं, है ना। एंड अगर उनके पास ये फ्रीडम हो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में जा सकें तो वो मूव भी कर जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हो। कौन से होते हैं, ये रेड कलर में मैंने जो किया है, जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, वाटर। ये कॉपर एंड वाटर याद रखिएगा, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में खास प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनकी सब्सटेबिलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। देखिए 0 से नीचे तो नेगेटिव हो गई, और टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, कुछ भी बताओ, बढ़ाओ या घटाओ, सब्सटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, पूछी बहुत जाती है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि इन मटेरियल्स को जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो, देखिए बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसके अंदर जो
मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो उसी डायरेक्शन में डेवलप होता है बी की डायरेक्शन में। फिबल मैग्नेटाइजेशन यानी कमजोर मैग्नेटाइजेशन, लेकिन उसी डायरेक्शन में। तो साउथ और नॉर्थ ये इसका डायरेक्शन हो गया, इसका और इसका डायरेक्शन सेम है लेकिन कमजोर। बढ़िया। अब ऐसे सब्सटेंस को जब आप किसी मैग्नेट्स के पास लाते हो तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसको फ्रीडम दे दो तो ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में जाना जाना पसंद करता है। कौन से एग्जांपल है? मैग्नीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन एट एसटीपी। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए कर्व बनाया रखा है टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखाने के लिए, इसको क्यूरीज लॉ भी बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साई इसका हाइपर की तरह, हाइपर रेक्टेंगुलर की तरह, पैराबोला की तरह ये घूमेगा इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जो काम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस करते हैं उसका बड़े रूप में कांड जिसे बोलते हैं आप, वो कांड करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि इस तरफ है नॉर्थ से साउथ, कैसे पता? ये नॉर्थ ईस्ट साउथ इस डायरेक्शन में, तो ये मटेरियल अंदर रखा तो इस मटेरियल में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। तो ये साउथ और नॉर्थ ऐसे बनेगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया और ये काफी स्ट्रांग होता है। तो ये काफी स्ट्रांग भी रहा जैसा आप समझेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तीनों में एक चीज और ध्यान दिलवाना था जो मैं मिस कर गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इससे बहुत कम इसके अंदर से जाती हैं, वरना इसको छोड़ के चली जाती है, रिपल हो जाती हैं। तो कभी भी ये डायग्राम आपसे पूछा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे अधिकतर इसके बाहर से जा रही हैं डायमैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में देखेंगे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही हैं, और फेरोमैग्नेटिक में अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकिल और भी चीजें लिखी हुई हैं। तो अगर ये चुंबक के पास लाओगे तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता है कसके, और अगर इसके पास फ्रीडम हो कि ये वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जा पाए तो जाना पसंद करेगा बेटा। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इस तरीके से पाथ देता है, जिसे बोलते हैं मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। अब ये ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, कि भाई ये डायमैग्नेटिज्म होता क्यों है? तो क्या होता है कि कई बार जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलते, और कई बार पेयरिंग मिलती है तो पेयरिंग में एक दूसरा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उल्टा चक्कर लगाते हैं। ये देखिए इधर चक्कर लगा रहे हैं भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा है। तो इन दोनों का जो मैग्नेटिक डायपोल, इसका नीचे बन रहा है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर बन रहा है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी वजह से कैंसिल नहीं हो पाता। तो जब शुरू में तो कैंसिल है, अभी कैंसिल है देखिए। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हो तो उस समय इस मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सपोज करिए नीचे वाला मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया और इस डायरेक्शन वाला बढ़ गया, तो इन दोनों के बीच में 2 डेल्टा एम जैसा डिफरेंस आ गया। यानी अब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है, वो भी बी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इस वजह से होता है कि शुरू में तो एक दूसरे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल किए रहते हैं, लेकिन जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो तो एक तरफ का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है, एक तरफ का घट जाता है। और बढ़ता किस तरफ है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर 2 डेल्टा एम के बराबर का जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। ये इसकी ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म है। और ये याद रखिएगा कि इसका जो बिहेवियर है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अब पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं इसका परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का, एज ए होल सब्सटेंस नहीं होता लेकिन किसी एक एटम का होता है। तो इसमें किसी वजह से या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएं या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट का पूरी तरह कैंसिल ना कर पाए। तो इसका ये देखिए तीर बने हुए हैं ना, ये क्या शो कर रहे हैं? मैं रेड कलर लेता हूं, पीले पे पीला दिखाई नहीं पड़ेगा। ये तीर शो कर रहे हैं कि एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल सब्सटेंस का क्योंकि रैंडमली प्लेस्ड है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये बी नॉट क्या है? अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। इसका अपना जो एम है इस समय वो भी 0 है। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इसमें से अधिकतर जो ये रहते हैं एटम्स वो अलाइन हो जाते हैं, तो इनका उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाता है। ये एक्सप्लेनेशन है ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म का। ये क्यूरीज लॉ है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कलर थोड़ा बदल लें बेहतर होगा मुझे लगता है। तो यहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए साई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये ग्राफ याद रखिए, आ जाए तो बना दीजिएगा। एक्स एम इज टू सी अपॉन टी, सी ए क्यूरीज कांस्टेंट,
साइम है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये किसके लिए होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये पकड़ रहिएगा, सबके लिए ना लगाइएगा। अब आता है ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। इसको एक्सप्लेन किया जाता है डोमेन थ्योरी के बेसिस पर। अब क्या होता है कि इसमें जो एक एटम होता है ना, वो एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट काफी तगड़ा होता है। तो अपने जैसे एटम्स नेबरिंग एटम से इंटरैक्ट करके वो ग्रुपिंग बना लेते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं दोस्ती करके। तो ये जो ग्रुपिंग और क्लस्टर्स बनता है, इन्हीं को नाम देते हैं डोमेन्स। और ये जो इनका टिपिकल साइज है वो करीबन 1 मिलीमीटर का होता है और 10⁻11 एटम्स के आसपास इसमें होते हैं। तो ये सारे डोमेन्स हैं। आप देखेंगे ये जो बने, ये डोमेन्स का यानी अपना मैग्नेटिक मोमेंट काफी स्ट्रांग होता है। अब ये भी पूरा पूरा डोमेन में रैंडमली प्लेस है तो उसका नेट मोमेंट 0 हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो अनमैग्नेटाइज सैंपल है, जब 0 है ये, तो जितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर, उसका अपोजिट इधर, इसका इधर, तो इसका इधर, टोटल 0। यानी m की वैल्यू कितनी है इस समय? 0। आप देखें, ठीक। दूसरा, अगर वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, यानी एक्सटर्नल फील्ड लगाया लेकिन कमजोर है, तो वो क्या करता है कि जो डोमेन्स इससे अलाइंड है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगी, वो ग्रो कर जाते हैं। ये देखिए, ये वाला जो था इसी डायरेक्शन में लगा, इसको ग्रो कर गया, और इसके अपोजिट वाला ये जो था वो डीग्रो कर गया, बहुत छोटा बचा, बाकी भी डीग्रो कर गए। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन बाय ग्रोइंग ऑफ डोमेन्स। तीसरा, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं बाहर का, तो सारे डोमेन्स मजबूर हो जाते हैं उसी डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटाइजेशन बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि क्यों जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। बड़ी अच्छी बात। अब मॉडिफाइड क्यूरी लॉ क्या होता है? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर कलर बदलता हूं, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो साइम इज इक्वल टू सी डैश टी माइनस टी सी, जहां ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो आपका क्यूरीज पॉइंट है, ये टीसी जो होता है वो क्यूरीज टेम्परेचर उससे बड़ा होना चाहिए। क्यूरीज टेम्परेचर कौन सा होता है आपसे पूछा जाता है, तो क्यूरीज टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। ठीक। अब मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ या क्यूरी वेस्ट लॉ भी इसको बोला जाता है। तो साइम इज इक्वल टू सी डैश टी माइनस टी सी। अब प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं। ये प्रॉपर्टीज ही मेन आपसे कई बार पूछी जाती हैं। तो दीज सब्सटेंसेस, जैसे मैंने बताया था कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, और कमजोर होगा। इसके अंदर उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा और कमजोर होगा। इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाए हो, लेकिन काफी स्ट्रांग होगा। दूसरी बात, मैग्नेट इसको रिपेल करते हैं, मैग्नेट इसको फिबली अट्रैक्ट करते हैं, हल्का सा अट्रैक्शन, इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। अब अगर जो मटेरियल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि डायमैग्नेटिक, तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो पहले लेवल बराबर रहा होगा। अब यहां जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये लेवल यहां पे कम हो जाएगा और इधर चढ़ जाएगा। तो क्या होता है, ये जो मटेरियल होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए खसक जाते हैं। पैरामैग्नेटिक रहना पसंद करता है, तो ये लेवल पहले बराबर होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसको पसंद कर रहे हैं तो और चढ़े आए उसकी तरफ, तो ये इधर लेवल चढ़ जाता है। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसमें तो लिक्विड होता ही नहीं, तो बातचीत खत्म हो गई इसकी। अब अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो उसका जो एक्सेस है वो हमेशा 90 डिग्री पर अलाइन करने की कोशिश करता है अपने आप को। और अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका एक्सेस 0 एंगल, मतलब पैरेलल चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये भी पैरेलल चला जाता है लेकिन बहुत तेजी से जाता है, जल्दी से स्पीडली या क्विकली अलाइन कर लेता है अपने आप को। ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं डायमैग्नेटिक, ये वीकर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं पैरामैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक जाते हैं स्ट्रॉन्ग वीकर से मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेजी से, जब आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो जब आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उनके पास जगह है ना कि कहां से कहां जाएं, तो ये जाएगा स्ट्रॉन्गर से वीकर, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर काफी तेजी से। अब उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परमेबिलिटी की बात की जाती है, तो ये म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होती है, या रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो 0-1 के बीच आएगी, या फ्री स्पेस से छोटी होगी। यहां पर बात की जाती है तो म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, या म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ा सा बड़ी होगी, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और म्यू की वैल्यू फ्री स्पेस से बड़ी आएगी आपकी।
ये फेरोमैग्नेटिक, इसकी म्यू की वैल्यू 1 से काफी बड़ी होती है, म्यू आर 1 से काफी बड़ा, और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से काफी बड़ी, इसको याद रखिएगा। सब्सटेबिलिटी स्मॉल -1 और 0 के बीच। और पैरामैग्नेटिक के लिए, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और इसके लिए स्मॉल पॉजिटिव नंबर पैरा के लिए, और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्यूरीज लॉ की बात करते हैं। यहां पर पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, साइम की वैल्यू 1 से काफी बड़ी होती है, और क्यूरी वेस्ट लॉ लगता है, तो 1/T-TC, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट मामला है। अब यहाँ पे लिक्विड अगर लेते हैं आप, नॉर्थ साउथ रखा है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नॉर्थ साउथ के सेंटर में हीप बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाना चाहते हैं, ये बीच का फील्ड वीकर है, पोल पे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहता है। यहां पैरामैग्नेटिक की बात करें, तो पैरामैग्नेटिक क्या कोशिश करता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाए, तो पोल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर ऊंचा बन जाता है, यहां गड्ढा बन जाता है, और इसके अंदर तो लिक्विड होता ही नहीं, तो बातचीत ही खत्म कर दीजिए ले देके। अब इन दीज सब्सटेंसेस द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फादर देन द एयर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इसमें से जाना पसंद नहीं करती, इससे दूर जाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जाना पसंद करती हैं कुछ, और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से जाती हैं। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दो सब्सटेंस इज जीरो, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का जो है वो जीरो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक एटम का, और इसका भी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक एटम का, है ना। अगर एक साथ रखे हैं तो रैंडमली प्लेस होते हैं जीरो। ये पूरी चीज मैंने रिवाइज कर दी, आपके लिए कुछ कोर्सेज जो मदद कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो जैसे कि मैं यहाँ कलर थोड़ा बदलता हूं, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। ऑल इन वन एक कोर्स है जिसके अंदर 10 साल के PYQs हैं, मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किए एकदम इजी भाषा में। एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के वीडियोस हैं, और डेरिवेशन 130 क्लास 12th के वीडियो फॉर्मेट में मैंने रिकॉर्ड करके दिए हैं। जैसे ये तो आप लगाएंगे ही PYQ एनसीईआरटी डेरिवेशन, तो आपको दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत है तो ऑल इन वन से हेल्प ले सकता है। कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक आपके स्कूलों में इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, सर्शन रीजनिंग केस स्टडी की, आप देखिए नहीं कराए होंगे। केस स्टडी 60 से ज्यादा वीडियोस मैंने बना के दिए चैप्टर वाइज, तो आपकी एमसीक्यू एआर केस स्टडी और एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर की किताब है उसमें जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू टाइप 1 भी टाइप 2 भी, टाइप 1 होता है सिंगल करेक्ट, टाइप 2 होता है मल्टीपल करेक्ट, सारा रिकॉर्ड करके आपको दिया है, जैसे 24 नंबर आपके पक्के हो जाएं, क्योंकि कंपिटेंसी में तो 24 नंबर का आएगा बेटा। सुपर नोट्स फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ नोट्स हैं हैंड रिटन, थ्योरी नोट्स प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेना चाहें तो डेरिवेशन प्रिंट आउट ले सकते हैं, मैंने हाथ से लिखे हैं, कुछ टाइप भी है इसमें, फॉर्मूला शीट और एनसीईआरटी के वीडियोस एग्जांपल और एक्सरसाइज। तो तीनों मेजर प्रॉब्लम को हमने कवर किया है। कई बच्चों को लगता है कि सर ये तीनों चीजें जरूरी, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ये भी करना रिवीजन भी करना, तो आपको अलग अलग थोड़ी फीस ज्यादा हो जा सकती है, इसलिए मैंने क्या किया है, द्रोणा में मैंने तीनों कोर्सेज को क्लब कर दिया है। तो द्रोणा में ये तीनों कोर्सेज हैं ही, इसके अलावा आपको पूरे लेक्चर, पूरे सिलेबस के लेक्चर मिल जाते हैं, माइंड मैप, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट्स, और भी बहुत कुछ मिल जाता है जो लेकर आप अपना बेनिफिट कर सकते हैं। तो अगर आप द्रोणा से मदद चाहते हैं, स्पीड से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइएगा और द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जिनको मदद लगती है वो ले ले। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजी भाषा में आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, ये गारंटी है, समझ में आएगा, सवाल निकलेंगे। और कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मुझसे और क्या हेल्प चाहते हैं, मैं जो बन पड़ेगा कोशिश करूंगा आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बेटा।